जिम के सप्लीमेंट्स होते हैं जो यंग जनरेशन अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए या उनके हेल्थ स्टेटस को अच्छा रखने के लिए जो जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या वो किडनी पे कोई असर या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं? बॉडी वेट के हिसाब से और एकदम मॉडरेशन में लेते हो, माइल्ड टू मॉडरेट, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट, उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब किडनी में से एक्सक्रीट होते हैं, यानी कि किडनी में से बाहर निकलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उतना किडनी को वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या है कि जितना अगर एक्सेस हो जाता है तो फिर क्या है कि कुछ एक लिमिट से आगे किडनी काम नहीं करेगी, वो जो क्रिएटिनिन और वो सब रहे तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो एक मॉडरेशन में होना जरूरी है, एक लिमिट में होना बॉडी वेट के हिसाब से। तो एक्सेस में नहीं जाना है, पर ऐसा भी नहीं कि लेना नहीं चाहिए। पर हाँ कि अभी इंडियन मार्केट में बताओ, फॉरेन में अलग सिनारियो होगा, पर इंडियन मार्केट में जो होता है कि अभी बहुत सारा उसका जो बोले अडल्ट्रेटेड, उसमें बहुत शुगर एडिटिव्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा कर देते हैं। ओके जो एडेड शुगर होते हैं तो अगेन वो शुगर स्पाइक वगैरह का होने का रिस्क रहता है। तो एक बोलते हैं कि ऐसे जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट की कमी है एक्चुअली इंडियन मार्केट में। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम प्रोटीन गलत ही है, एडिशनल सप्लीमेंट लेना अगर आपके डाइट में प्रॉपर नहीं आ रहा है। और हमारे क्या है कि एज अ ज्यादातर यहाँ पे इंडियन में हमारे टेरिटरी में वेजिटेरियन डाइट वाले लोग ज्यादा है, तो उनमें शायद प्रोटीन इतना ना भी मिले तो आप एडिशनली ले सकते हो। फिजिकली मतलब बोल रहे हैं कि इतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको सामने बॉडी का जितना वर्क है उसके सामने ओवरकम करने के लिए उसके सामने एडिशनल सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। सर अभी के टाइम के हिसाब से यूरोलॉजी में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिससे ट्रीटमेंट एकदम ईजी हो चुका है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट? यूरोलॉजी में अभी देखें तो मिनिमल इन्वेजिव में बहुत ही सारा मतलब रिसेंट एडवांसेस है। उसमें एक तो हो गया लेज़र का, हो गया लेज़र का यूज से मतलब स्टोन सर्जरी इजी हो गया और प्रोस्टेट सर्जरी भी बहुत ही उसमें एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें क्या है कि पूरे का पूरा प्रोस्टेट भी हम लेज़र से निकाल सकते हैं। और दूसरा एक है कि वाटर वेपर थेरापी प्रोस्टेट के लिए। उसमें क्या है कि प्रोस्टेट को कट करना नहीं पड़ता, सीधा वाटर वेपर से ही पूरा प्रोस्टेट को एब्लेट कर देते हैं, यानी कि श्रिंक हो जाता है प्रोस्टेट। और उससे भी अच्छा एक ट्रीटमेंट है यूरोलिफ्ट। तो यूरोलिफ्ट क्या है कि वो प्रोस्टेट को कुछ करना ही नहीं है, खाली प्रोस्टेट को सीधा इम्प्लांट आता है, उससे सीधा ऐसे रिट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि जो प्रोस्टेट की वजह से जो पैसेज ब्लॉक हो रहा था आपका स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करके उसको ओपन अप कर देता है। तो वो ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि लोकल एनेस्थेशिया में भी कर सकते हैं। कि मान लो कि किसी को एनेस्थेशिया भी ना दे सके, कंडीशन ऐसी है, तो उस पेशेंट में भी कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। हाँ, तो यंग मेल मतलब मान लो कि कंपेरेटिवली यंगर है पेशेंट की 50 साल की एज होगी, तो उसमें भी ये चीज़ करवा सकते हैं अगर उसको प्रोस्टेट की तकलीफ थोड़ी अर्ली है। दूसरा हो गया कि रोबोटिक सर्जरी। तो अगेन रोबोटिक सर्जरी में प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी में एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग है, उसका गेम चेंजर इफेक्ट आया है। क्योंकि जो प्रोस्टेट होता है एकदम हमारे जो बॉडी होते हैं, जो कमर के निचले हिस्से में एकदम अंदर होता है, कैविटी में अंदर। तो ओपन सर्जरी वगैरह में क्या हो गया है कि उसमें एक्सेस का बहुत इशू रहता है, वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। तो रोबोट में क्या हो गया कि रोबोट अभी ऐसा हो गया, उसका विजन वगैरह इतना बढ़िया रहता है कि आप मान लो कि अंदर बैठ के आप सर्जरी कर रहे हैं। तो उतना डिटेलिंग प्रिसीजन, उतना डिटेल गया तो उसके क्या है कि सर्जन को वो बेनिफिट हो गया, तो उतना प्रिसीजन भी बढ़ गया, तो उसके सीधे आउटकम उसके पेशेंट के अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें यूरिन लीकेज वगैरह प्रॉब्लम नहीं रहते जितने ओपन सर्जरी में रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद का। सर ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि जो लोगों को कॉमन लगते हैं पर उनको यूरोलॉजिस्ट जो सेक्सुअल डिपार्टमेंट है या फिर किडनी का डिपार्टमेंट का जो लुक आफ्टर करते हैं डॉक्टर्स, उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है? जो मतलब सिम्टम्स लगते हैं कॉमन पर उनको डॉक्टर को दिखाना वो ज़रूरी है। सिम्टम्स में तो देखो कि बार बार यूरिन जाना, फ्रिक्वेंटली यूरिन जाना, यूरिन में थोड़ा बहुत जलन रहना, और ये यूरिन में कई कभार ब्लड आना तो कुछ, या यूरिन का कलर चेंज होना। तो ये सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली कंसल्टेशन करवाना चाहिए, चाहे वो दिखते कॉमन हो। पर हाँ, दिखते कॉमन हो, उनको लगता है कि ठीक है ऐसे तो होता रहता है मुझे, पर ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल नहीं है। तो आपको बॉडी में ऐसा कुछ तो गलत हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली कंसल्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। बहुत टाइम से ये चीज़ मैंने शायद बचपन से ये सुनी है कि अगर किडनी का प्रॉब्लम हो तो बियर पीने से वो फ्लश आउट हो जाता है या फिर स्टोन अंदर ही ब्रेक हो जाता है। मैंने भी बचपन से सुनी है एक्चुअली ऐसा नहीं,
उसका एक इफेक्ट रहता है। बियर का ये क्या है कि डायूरेसिस करता है, डायूरेसिस यानी कि यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है ओके टेम्पररीली। ओके ओके तो उससे क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा बनता है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद उससे यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हो सके कि किडनी पथरी भी निकल जाए। अच्छा पर पथरी निकलने के लिए क्या है कि मल्टीपल फैक्टर वो कंसीडर करने पड़ते हैं। एक तो उसका साइज हो गया, मान लो कि Mainly बहुत size छोटी है तो हाँ, और उसका किडनी का वो पथरी का एक्सिस हो गया। अगर वो नली में फंसी है तो उसको, अगर उसको बोलो कि वो नली के एक्सिस के डायरेक्शन में ही उसको फंसी है, तो चांसेस बनते हैं कि वो निकल सकता है। पर अगर वो ट्रांसवर्स उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर इम्पैक्ट हो जाएगी। तो आप कितना भी पानी पी लो, किडनी कितना भी प्रेशर कर ले, तो वहां से आगे जाएगी नहीं, उल्टा उसका इडीमा यानी कि वो उसका स्वेलिंग बढ़ता जाएगा वहां पे। ओके पेन ज़्यादा होगा हाँ, और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वो तो मल्टीपल फैक्टर है। और किडनी का वो यूरेटर का डायमीटर कैसा है वो भी थोड़ा वेरिएशन रहता है पर्सन बाय पर्सन, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट आता है उस पर भी कि ये स्टोन पास होगा कि नहीं। पर हाँ, कि अगर 5 mm से कम है तो ये चांसेस बनते हैं, पर उसके बाद का क्या है, चांसेस बहुत कम है कि अपने आप ही निकल गई ऐसे में। ये चीज़ है कि उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, आपको बाद में वापस चेक भी करना पड़ेगा कि वो पथरी एज इट इज़ है क्या है। लंबे टाइम अगर ऐसा निकल गया तो किडनी को डैमेज कर सकती है, तो स्क्रीनिंग कराना तो ज़रूरी है। स्क्रीनिंग तो करवाना ही है एक बार अगर हुआ तो। और सर अगर रात में बार बार वॉशरूम जाना पड़े तो क्या वो नॉर्मल चीज़ है या फिर कोई वार्निंग साइन है? हाँ, तो रात में बार बार यूरिन जाना ये डेफिनेटली वार्निंग साइन है। अगर एक आध दिन अगर हुआ ऐसा तो ठीक है कि मान लो कि आपने कुछ वाटर इनटेक बढ़ गया, आपका कैफीन इनटेक बढ़ गया, आपने चाय कॉफी कुछ ज़्यादा पी ली तो जा सकता है। पर आप मतलब कुछ दिन से मान लो कि परसिस्टेंट यही प्रॉब्लम चालू है, रोज हो रहा है, तो देन यू हैव टू सी द यूरोलॉजिस्ट। 20 के एज के बाद कौन सा टेस्ट है जो कॉमनली 1 साल में या 6 महीने में करवाना ही चाहिए स्क्रीनिंग के तौर पे कि हाँ ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कॉमन कौन सा एक टेस्ट है? कॉमन तो एक देखो, मेल में तो ये हो गया है, PSA टेस्ट हो गया है। ओके बाकी इन जनरल आपको अगर 30 के बाद हर एक को करवाना है तो उसमें एक तो शुगर का हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ओके तो ये चीज़ें तो रेगुलरली, और क्रिएटिनिन हो गया ओके यानी कि किडनी फंक्शन, तो ये चीज़ें रूटीनली करवानी ही है स्क्रीनिंग के तौर पे। तो क्या है कि आपको बेसिक आपको किडनी हेल्थ का एक आइडिया आ जाएगा। ओके और एडिशनली आप थोड़ा एक करवा चाहते हो, एक यूरिन माइक्रोस्कोपी करवा लो, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए। एक क्रिएटिनिन हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, शुगर हो गया, और यूरिन माइक्रोस्कोपी। और मेल पेशेंट में पर्टिकुलरली सीरम PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर का एक मार्कर माना जाता है। बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की, अल्कोहल की हैबिट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक तो इनफर्टिलिटी होना या स्पर्म काउंट डाउन होना, वो कितना वैलिड है उस डायरेक्शन में? वो एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल वे में वो इम्पैक्ट करता है। ओके एक तो स्मोकिंग से ओवरऑल आपका हेल्थ खराब होता है, एफिशिएंसी ओवरऑल घट जाती है, लंग हार्ट कैपेसिटी भी घट जाए, इम्पैक्ट आता है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो भी सीधे ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं। ओके और ऊपर से ऊपर सुपर एडेड आपको अगर BP शुगर है तो सब मिलके उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्मॉल वेसल में प्लाक क्रिएट करेगा, ब्लॉकेज करने की प्रोसेस में वो एनहांस करेगा वो प्रोसेस को। ओके तो डेफिनेटली स्मोकिंग तो मल्टीपल वे में वो इम्पैक्ट करता है ये सब चीज़ों में। ओके सर, तो अभी फाइनल एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स जनरली अवॉइड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, कि उनको जैसे कि वाटर इनटेक किडनी के लिए एक अच्छा रहना चाहिए, फिर प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग कराते रहें, वैसे आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बॉडी आपका है तो आपको ही ध्यान रखना है, कोई ऐसा नहीं कि ध्यान है, तो आपको ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको ही उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। आप रेगुलरली आप आपके शरीर का बहुत ध्यान रखें, उसमें आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल क्रिएट करने का वो एक करिए या ट्राई कीजिए कि अगर कोई वर्किंग है तो एक वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, तो बॉडी पे ही उतना ध्यान रखिए। उसमें आप वाटर, बाकी के जो मैं पॉइंट ऑलरेडी मैं वो कर ही चुका हूँ डिस्क्राइब, तो वाटर इनटेक हो गया, स्लीप हो गया, डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, एंड रेगुलरली हेल्थ चेकअप। पर आपको ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी रहेगी, क्योंकि आज का लाइफ जो जिस स्पेस से जो भाग रहा है, तो उसमें लोग क्या है कि हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बैलेंस नहीं करोगे तो आपका 30 या 40s में ही आपका गाड़ी मतलब खराब हो जाएगा। उस स्पेस से आप मतलब एंड तक आप लास्ट नहीं कर पाओगे, बीच में ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो बेटर है कि पहले से आप बैलेंस करके चलो। थैंक यू प्रणय सर, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।